जाति विरोधी यानी जातीय भेदभाव और छुआछूत विरोधी आंदोलन को लेकर इससे पहले आपने ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयासों को देखा। भारत में बहुत ही प्राचीन काल से निचली जातियों को अस्पृश्य समझा जाता था। उनको मंदिरों में प्रवेश के लायक या कुएं से पानी निकालने के लायक या मुख्य मार्गों पर चलने के लायक नहीं समझा जाता था। इसके चलते जब भारत में सामाजिक धार्मिक चेतना का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में, तो छुआछूत विरोधी आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा। पिछले वीडियो में आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को देखा कि कैसे उन्होंने अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने का काम किया। इस फेर में गांधी जी से उनका मतभेद भी हुआ, है ना। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पूना समझौते के द्वारा इस मतभेद का काफी हद तक निवारण हो गया, लेकिन छुआछूत वाली समस्या भारतीय समाज से नहीं गई। दक्षिण भारत में छुआछूत विरोधी यानी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा। इसलिए दक्षिण भारत में जो जातीय भेदभाव और छुआछूत विरोधी आंदोलन हम अलग से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में इस आंदोलन का एक अलग आयाम था। इसके अंतर्गत हम कई आंदोलन देखेंगे, जैसे अरब्बीपुरम आंदोलन, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, वाईकुम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह और महात्मा गांधी का हरिजन उत्थान के लिए किया गया प्रयास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरब्बीपुरम आंदोलन। अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में केरल में हुआ। उद्देश्य वही, सब में जाति भेदभाव को समाप्त करना और जिन जातियों को छुआछूत माना जाता था, छुआछूत की भावना को समाप्त करके उनके साथ समानता का बर्ताव करना। लेकिन समस्या केवल छुआछूत की ही नहीं थी। पिछड़ी जातियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तौर पे बहुत पिछड़ी थी। जब तक किसी जाति को आप आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं करेंगे, वो पिछड़ी रह जाएगी। और जब तक कोई जाति आर्थिक राजनीतिक तौर पर पिछड़ी है, उसके खिलाफ भेदभाव हमेशा बना रहेगा। तो प्रयास केवल समाज की मानसिकता को बदलने का नहीं था, बल्कि उन्हें आर्थिक और राजनीतिक सक्षमता देने का भी था। दक्षिण भारत में जो आंदोलन चला वो मुख्य रूप से मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर था। ज्यादातर आंदोलन मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर थे। आप आने वाले टॉपिक्स में इसे देखेंगे। तो अरब्बीपुरम आंदोलन केरल में हुआ था। इसमें से अधिकतर आंदोलन केरल में ही हुए, जैसे वाईकुम सत्याग्रह केरल में, गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में, अरब्बीपुरम आंदोलन केरल में, आत्मसम्मान आंदोलन केरल में, जस्टिस आंदोलन मद्रास में हुआ था। केरल में जो जातिवाद की जड़ें और छुआछूत की जड़ें काफी गहरी थी और गंभीर रूप धारण कर चुकी थी। केरल में अछूत समझे जाने वाली जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और न ही मुख्य मार्गों पर चलने दिया जाता था। इससे समाज में टकराव पैदा हुआ। इसी का परिणाम ये सारे आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। नारायण गुरु इसके नेता थे। जो 1888 में केरल में आंदोलन हुआ, उसके नेता थे नारायण गुरु। नारायण गुरु एक दलित थे। दलित होते हुए भी इन्होंने अरब्बीपुरम में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित की। दलित होते हुए भी इन्होंने अरब्बीपुरम में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया। इन्होंने कहा कि भगवान की पूजा और भगवान की मूर्ति स्थापित करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही नहीं है, दलित भी पूजा करेंगे और मूर्ति स्थापित करेंगे। नारायण गुरु केरल की सबसे बड़ी दलित जाति इजरयावस जाति के थे। कौन सी? इजरयावस जाति के थे नारायण गुरु। इसे एझवा जाति भी कहा जाता है। एझवा, ठीक है, इजरयावस या एझवा जाति, ये केरल की सबसे बड़ी दलित जाति थी। उस समय इस जाति की जनसंख्या केरल की जनसंख्या में लगभग 33% थी। इसके बावजूद भेदभाव था। नारायण गुरु ने इस दौरान एक बहुत ही नारा दिया जो कि बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, नारायण गुरु ने कहा था। इनके शिष्य थे अयप्पन राजराजन, नारायण गुरु के शिष्य। अयप्पन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि मानव के लिए न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न ही कोई ईश्वर है। यानी इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था का यह कहकर प्रबल विरोध किया। जस्टिस आंदोलन मद्रास में घटित हुआ 1916 में। प्रमुख नेता थे C.N. मुदलियार। जस्टिस आंदोलन मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों और विधायिका मतलब विधानसभा जहां कानून बनाए जाते हैं, तो जस्टिस आंदोलन मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों और विधायिका में दलित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर था
कि सरकारी नौकरियों में दलित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इसे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह विधायिका में दलित नेताओं को अधिक आरक्षण या प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर था। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में हुआ। इसके नेता काफी प्रसिद्ध हुए ई.वी. रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन, ई.वी. रामास्वामी नायकर। इन्होंने मनुस्मृति को घूम घूम कर जलाने का आह्वान किया कि मनुस्मृति भेदभाव का प्रतीक है, उसे जलाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन किया। जगह जगह ये मंदिरों के सामने पहुंच जाते थे और दलितों का आह्वान करते थे कि हम जबरन मंदिरों में प्रवेश करेंगे। इन्होंने ये भी लोगों से अपील की कि आप अपने लड़के लड़कियों की शादियों में ब्राह्मणों को मत बुलाएं, क्योंकि ब्राह्मणों को किस लिए बुलाया जाता है? मंत्रों का उच्चार करने के लिए। इन्होंने कहा कि बिना ब्राह्मणों की मदद के हम शादी करेंगे या करवाएंगे। इस बात का आह्वान किया। वायकोम सत्याग्रह, वायकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में हुए मंदिरों में दलितों के प्रवेश के मुद्दे को लेकर। ये आंदोलन, दोनों आंदोलन काफी जोर पकड़े और परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों वायकोम और गुरुवायूर। वायकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ। हाँ, ये दोनों आंदोलन केरल के त्रावणकोर में हुए थे। केरल में एक राज्य था उस समय, अंग्रेजों के अधीन ही था, त्रावणकोर। केरल में ये भी हुआ और ये भी त्रावणकोर राज्य में ही घटित हुआ। वायकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह। हुआ क्या? वायकोम सत्याग्रह को पहले देखते हैं। 1924 में केरल के त्रावणकोर में एक उस समय गांव था वायकोम। वायकोम नामक एक गांव था त्रावणकोर में। वायकोम में एक मंदिर था। मंदिर में दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, प्रवेश से रोका जाता था। परिणाम स्वरूप वायकोम गांव के उस मंदिर में दलितों के प्रवेश के मुद्दे पर जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे ही हम वायकोम सत्याग्रह कहते हैं। वायकोम सत्याग्रह धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया, यानी पूरे देश में जगह जगह दलितों का मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन जोर पकड़ लिया। वायकोम से शुरुआत हुई थी। आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा की। त्रावणकोर गए, त्रावणकोर की रानी से मिले भी, ठीक है। रानी ने कुछ आज्ञा भी जारी की, आदेश भी जारी किया। हालांकि वायकोम सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप दलितों को सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई, लेकिन मंदिर में प्रवेश की अनुमति अभी भी नहीं मिली थी। गांधी जी यात्रा पर गए थे, वहां की रानी से मिले थे, इसके बावजूद। गुरुवायूर सत्याग्रह देखते हैं। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में केरल के त्रावणकोर राज्य में। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी जी गोलमेज से लौटे थे और उसके बाद दोबारा आंदोलन छेड़ा और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया तो केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ा। मंदिर प्रवेश आंदोलन ने केरल के त्रावणकोर में दोबारा जोर पकड़ा। गुरुवायूर में, केरल में त्रावणकोर में एक स्थान था गुरुवायूर। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे के केलप्पड़। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आंदोलन के मुख्य नेता के केलप्पड़ थे। गुरुवायूर सत्याग्रह के केलप्पड़ ने गुरुवायूर में मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने का प्रयास किया। स्वयं भी दलित नेता थे, केरल कांग्रेस कमेटी के नेता थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, के केलप्पड़। तीनों ने केरल कांग्रेस कमेटी के माध्यम से गुरुवायूर में दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गए तो ये अनशन पर बैठ गए। बाद में गांधी जी इनसे मिलने आए के केलप्पड़ से। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि आप अनशन तोड़ दीजिए, मैं हरिजन उत्थान यानी दलित उत्थान के लिए पूरा जीवन लगा दूंगा, लेकिन इस समय आप अनशन तोड़ दीजिए। तो उनके कहने पर इन्होंने अनशन तोड़ दिया। बाद में 1936 में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, जब त्रावणकोर के राजा ने केरल की सभी मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दिया, ठीक है, 1936 में। अब महात्मा गांधी का हरिजन उत्थान देखते हैं। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। इससे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सरकार ने दलितों यानी हिंदू समाज की पिछड़ी जातियों को भी, अछूत मानने वाली जातियों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देते हुए उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त करने के लिए लगातार आंदोलन चला रहे थे और गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे।
परिणाम स्वरूप सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट के तहत, कम्युनल अवार्ड के तहत सिखों और मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू समाज का अंग माने जाने वाले दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। यानी दलितों का पृथक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें दलित नेता ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें वोट केवल दलित लोग ही देंगे। इस तरह से विधानसभा में दलित नेता का पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। गांधी जी को यह बुरा लगा कि हिंदू समाज के एक हिस्से को हिंदू समाज से काटने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में लोग अनशन पर बैठ गए थे। कहां पर? यरबदा जेल में, पुणे की यरबदा जेल में। कुछ नेताओं के बीच बचाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझौते के लिए मनाया गया। उसी को पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को मना लिया कि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को वापस कर लें। भीमराव अंबेडकर मांग गए। इस तरह से दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो घोषणा की थी सरकार ने, वो रद्द कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने, जैसा कि उन्होंने के लप्पड़ को और उसके बाद भीमराव अंबेडकर को आश्वासन दिया कि मैं हरिजन उत्थान के लिए, दलित उत्थान के लिए, अस्पृश्यता के निवारण के लिए, छुआछूत के विरोध में पूरा जीवन लगा दूंगा। और वास्तव में गांधी जी ने ऐसा किया भी। गांधी जी का 1932 के बाद का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो नेतृत्व और प्रयास था, उसमें हमेशा हरिजन आंदोलन को साथ लेकर चलते रहे। तो इसके बाद इन्होंने सारा जीवन दलित उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। गांधी जी 1931 में जेल गए थे, यरबदा जेल में, छूटे 1933 में यरबदा जेल से। लेकिन यरबदा जेल में रहते हुए ही 1932 में उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। 1932 में ही उन्होंने जेल में रहते हुए ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1932 में ही गांधी जी ने बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। यानी 1932 में हरिजन नाम दिया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और 1932 में ही बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। इसे हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता यानी छुआछूत विरोधी लीग। हिंदी में इसे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग भी कहा जाता है। ध्यान रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संगठन स्थापित किया था उसका नाम था, 1920 में जो संगठन स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसका नाम था दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। लेकिन गांधी जी के संगठन का नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है। 1933 में गांधी जी जब जेल से छूटे तो उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए प्रबल प्रयास किया। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में यात्रा की, ताकि छुआछूत के विरोध में लोगों को जागृत किया जाए और इसकी व्यर्थता को लोगों को समझाया जा सके। तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी 2 बार अनशन पर भी बैठे। ध्यान रहे, हरिजन यात्रा यानी अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी 2 बार अनशन पर भी बैठे। गांधी जी का जो हरिजन आंदोलन था उससे जो कट्टर हिंदू थे वे नाराज होते चले गए। कट्टर हिंदू ने इनका काफी विरोध किया। इनकी यात्रा के दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए। गांधी जी पर हिंदूवाद को समाप्त करने का आरोप लगाया गया कि ये हिंदूवाद को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए। सरकार ने जब देखा कि कट्टरपंथी हिंदू गांधी जी का प्रबल विरोध कर रहे हैं, तो गांधी जी कौन थे? कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे थे। तो सरकार तो कांग्रेस की विरोधी थी ही, और गांधी जी कांग्रेस के ही प्रतिनिधि थे। तो जब सरकार ने देखा कि जो कट्टर हिंदू हैं या हिंदू जो हैं वो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार ने इसे एक अच्छा अवसर समझा कांग्रेस का विरोध करने का। परिणाम स्वरूप सरकार ने कट्टरपंथी हिंदुओं का पूरी तरह से उस समय साथ दिया। 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में एक बिल लाया गया था 1934 में। उस बिल का नाम था मंदिर प्रवेश विधेयक। मंदिर प्रवेश विधेयक जो 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया गया था, अगर वो पास हो जाता तो मंदिर में दलितों के प्रवेश का कानूनी अधिकार मिल जाता। दलितों को एक कानूनी अधिकार मिल जाता दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का। लेकिन सरकार ने उस दौरान कट्टरपंथियों का साथ दिया और मंदिर प्रवेश विधेयक को गिरा दिया, अर्थात पारित नहीं होने दिया।
ठीक है। इस तरह से गांधी जी का ये प्रयास की शुरुआत थी। गांधी जी पूरे जीवन भर दलितों और हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। ये हो गया भारत में जाति भेदभाव विरोधी आंदोलन। इसको समाप्त होने के बाद अब अगला वीडियो भारत में राष्ट्रीयता के विकास और राष्ट्रीय आंदोलन पर होगा। अब राष्ट्रीयता का विकास प्रारंभ होगा, कांग्रेस की स्थापना हो गई और कांग्रेस की स्थापना होगी और राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ेगा और चलेगा 1947 तक। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।